जय संविधान। जय देखिए, आज संविधान। मैं तीसरी बार आज अमिताभ कुमार दास साहब जो आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड हैं उनसे बात करना चाह रहा हूं। असल में विषय ऐसा है जो मेरे लिए समझना संभव नहीं है और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं दुविधा में हूं। पहली बात तो मैं कानूनविद नहीं हूं, मुझे कानून का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन क्योंकि अमिताभ जी पुलिस अफसर रहे हैं, ऊंचे पदों पे रहे हैं, इसलिए उन्हें कानून का ज्ञान भी है और जो दंडनीय प्रणाली है उसके बारे में भी ज्ञान है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे दिमाग में जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए अमिताभ जी से बेटर कोई आदमी होगा नहीं, या तो आप किसी वकील को बुलाएं या किसी पुलिस अधिकारी को बुलाएं, तो मैंने बेहतर समझा क्योंकि अमिताभ जी बोलते भी हैं, ज्ञान भी है, प्रखर वक्ता भी हैं, कानून का ज्ञान भी है। देखिए अमिताभ जी, जो मुझे सबसे बड़ा डाउट है आज के तारीख में, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देखिए आत्महत्या करना अपराध है, आत्महत्या के लिए किसी को प्रेरित करना भी अधिकार है, वो है, अपराध है। अब देखिए, आपने देखा जब से ये एसआईआर लागू हुआ है तब से कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, बीएलओज ने। अच्छा, बीएलओज ने आत्महत्या की और अब तो हर स्टेट के अंदर से सूचनाएं मिल रही हैं, राजस्थान से, गुजरात से, वेस्ट बंगाल से, केरला से, हर प्रदेश से सूचना मिल रही है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन पे दबाव है। अब उसके बाद एक और नई घटना घट गई है, जो हमें पता चला कि हमारे जो माननीय ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उनकी पुत्री, उनकी सुपुत्री, जो एक आईएएस अधिकारी हैं और डीएम नोएडा हैं, उन्होंने 60 बीएलओज और चुनाव अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर लिखा दी है। और एफआईआर इसलिए लिखाई है कि आप कोताही कर रहे हैं, आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो नियत टाइम है उसके अंदर आप काम पूरा करें। तो जो मेरी दुविधा है, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में है, बंगाल में भी चुनाव 5 महीने के बाद है, बाकी प्रदेशों में भी अभी काफी दिनों के बाद चुनाव है। बिहार के अंदर तो चलिए थोड़ा 1% चांस था ये मानने का कि उन्हें इलेक्शन क्योंकि कराना था और 3-4 महीने का टाइम था, जबकि वो एसआईआर की प्रक्रिया 6 महीने पहले भी शुरू हो सकती थी, लेकिन 3 महीने, लेकिन चलिए एक बेनिफिट ऑफ डाउट था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में चुनाव है, वहां पे अगर बीएलओज को 3 महीने का टाइम दे दिया गया होता तो शायद आत्महत्या उनको न करनी पड़ती। लेकिन डीएम महोदया ने जो ये एफआईआर दर्ज कराई है, इसका मतलब अब एक्स्ट्रा प्रेशर है बीएलओज पे और चुनाव अधिकारियों पे कि अगर आपने नहीं काम किया। अच्छा, उसमें एक और उन्होंने बात कही है कि उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना। इसका मतलब यह है कि आपको कानून के हिसाब से काम नहीं करना है, आपको उच्च अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करना है और 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। तो मेरी दुविधा यह है कि जहां तक मैं समझता हूं, और इसलिए आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना अगर अपराध है, तो यहाँ पे जब लोग आत्महत्या कर रहे हैं और आपके पास प्रेसिडेंस है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं दबाव की वजह से, तो एक्स्ट्रा दबाव बनाना और एफआईआर दर्ज कराना, और उसमें जिन पे एफआईआर दर्ज कराई है, भगवान न करे अगर उसमें से कोई गलत कदम उठा ले, तो क्या ये जो डीएम महोदया कर रही हैं, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की सुपुत्री हैं, इन पे कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं हो सकती, उन्हें तो कानून की परिधि से बाहर कर दिया, जो एकमात्र व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में है जो चुनाव, जो कानून की प्रक्रिया से बाहर है। लेकिन क्या उनकी बेटी पे भी कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बन जाएंगे जब उन पे दबाव डाला गया, ये जानते बूझते कि इस वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए। जी, सही कहा आपने अखिल जी। देखिए, हम लोग बचपन में एक नाटक पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा, बहुत प्रसिद्ध नाटक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे और हंसा करते थे पढ़ के, और अब बड़े होने पर उस नाटक का साक्षात मंचन देख रहे हैं भारत में। अब देखिए, इस मंचन में मैं दर्शकों को बताता हूं सबसे पहले एसआईआर है क्या। देखिए, एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में इसको कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण। ये मतलब समझिए कि मतदाता सूची को आप अद्यतन करते हैं, अप टू डेट करते हैं वोटर्स लिस्ट को। और चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को गठित किया गया है। और चुनाव आयोग का दायित्व है कि इस देश में, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, उस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए। तो चुनाव आयोग ने देखिए एसआईआर का आदेश दिया है।
तो अब देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। पहले ये एसआईआर इसके पहले का एसआईआर लगभग 2002 में हुआ था। 23 बरस की कुंभकर्णी निद्रा हम कह लें। 23 बरस की कुंभकर्णी निद्रा के बाद चुनाव आयोग की नींद टूटी है और उसको लगा है कि भाई एसआईआर होना चाहिए। खैर, कुंभकर्णी निद्रा भी सही है। बिहार में जो एसआईआर हुआ वो आपको जून से जुलाई महीने में हुआ और उस एसआईआर में बहुत लोगों को अंदेशा था कि चुनाव आयोग बहुत वोट चोरी करेगा, वोट की डकैती करेगा। तो लगभग 11 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई एसआईआर को चुनौती देते हुए और बड़े बड़े लोगों ने डाली। योगेंद्र यादव को लोग जानते हैं, बहुत प्रतिष्ठित वो चुनाव शास्त्री हैं, सिफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी डाली। अब मैं खेद के साथ कहता हूं, खेद के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो फिर अवमानना का मामला होगा, लेकिन खेद के साथ कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने निराश किया है देशवासियों को कि एसआईआर की सुनवाई पर सिर्फ तारीख पर तारीख दी जाती रही और आज तक सुनवाई चल ही रही है। बिहार के चुनाव हो भी गए और बहुत विवादास्पद परिणाम भी आ गए, एक तरफा रिजल्ट भी आ गए और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो ही रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बस एक छोटी सी राहत ये दी कि कहा चुनाव आयोग से कि आप आधार कार्ड को भी जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मंजूरी दें, क्योंकि उसके पहले चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज को मंजूरी दी थी उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था और जो एक अजीब सी बात थी क्योंकि आधार कार्ड तो भारत सरकार ही जारी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक छोटी सी राहत दी। अब चुनाव आयोग की गुंडागर्दी देखिए, मैं जानबूझ के गुंडागर्दी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। चुनाव आयोग की गुंडागर्दी देखिए कि जब ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, सब जुडिस है, तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था कि एसआईआर एक नीतिगत फैसला है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, वो क्या दिशा निर्देश देती है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक कदम आगे बढ़ के घोषणा कर दी 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी यूनियन टेरिटरीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसमें एसआईआर की घोषणा कर दी और 27 अक्टूबर से, अभी जो महीना बीता है 27 अक्टूबर से एसआईआर शुरू हो गया और 4 दिसंबर तक, मतलब मोटा मोटी सवा महीने की अवधि दी गई है। 4 दिसंबर को वो खत्म हो जाएगा। इसमें आपको 9 राज्य, इन राज्यों में आपको पश्चिम बंगाल शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, आपको गुजरात शामिल है, आपको राजस्थान शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, केरल शामिल है और इसमें जो अंडमान और संघ शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और आपको पुडुचेरी शामिल है, जिसका पुराना नाम पौंडीचेरी था। तो ये स्थिति है। अब देखिए इतने कम समय में ये काम जो करना है वो बीएलओ लोगों को करना है, जिसको ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स कहते हैं। उनको घर घर जाना है, अपने इलाके में घर घर आपको फॉर्म देना है और फिर फॉर्म जमा करके, है ना, उनको फिर वापस लेना है और फिर उनको ऑनलाइन अपलोड करना है। ये बहुत ही देखिए चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि एक बीएलओ के जिम्मे कोई 1-2 घर नहीं है, सैकड़ों तक के घर हैं। तो और इतना कम समय दिया गया है। अब इसमें देखिए हाहाकार की स्थिति है। हाहाकार की स्थिति यह है कि 5 तो अब तक बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं, जो जिनकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि उन्होंने इसी वजह से आत्महत्या की है। आधिकारिक पुष्टि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी प्रकार का सुसाइड नोट छोड़ा है, किसी ना किसी तरह की आत्महत्या का नोट छोड़ा है और उसमें उन्होंने चुनाव आयोग को बाकायदा ब्लेम किया है कि भाई आपने मेरी जान ले ली, मैं इसको कोप नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं संभाल पा रहा हूं इतना तनाव। और इसके अलावा मोटा मोटी आ रहा है कि कई लोगों ने जाने दी हैं और कई लोग को सीधे आत्महत्या उन लोगों ने नहीं की है, वो बेचारे हार्ट अटैक से गुजर गए हैं। यदि तकनीकी रूप से देखा जाए तो उनकी प्राकृतिक मौत है कि उनको छाती में दर्द शुरू हुआ, उनको हार्ट अटैक आया और गुजर गए, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं संबंध इसी तनावपूर्ण से है। ठीक है, उसको आप हटा दें क्योंकि चुनाव आयोग तो कहेगा कि नहीं, मनुष्य तो मरणशील है, हो सकता है ज्ञानेश कुमार एकदम बहुत बड़े दार्शनिक की भूमिका में आ जाए और हमें जीवन मरण का रहस्य समझाने लगे, इसलिए उसमें मैं नहीं जाता।
लेकिन यदि 5 लोगों ने भी आत्महत्याएं की है और भविष्य में ये आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि ये रुक गई है, तो इसके लिए किसको दोषी माना जाए? अब देखिए इसमें व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में एक रिंकू तरफदार नाम की एक महिला ने सुसाइड कर लिया। अब ये जो रिंकू तरफदार थी, ये एक पार्ट टाइम टीचर थी, स्कूल शिक्षिका थी। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो बीएलओ होते हैं, भले इनके नाम में ऑफिसर लग जाता है, लेकिन ये बड़े ही मतलब आप समझते हैं कि सामान्य कर्मचारी होते हैं। मतलब आंगनबाड़ी सेविका, स्कूल शिक्षक, स्कूल शिक्षिकाएं, मतलब जो सरकार का सिस्टम रहता है, जो तंत्र होता है, समझिए उसकी सबसे कमजोर कड़ी रहते हैं। सबसे निरीह प्राणी ये रहते हैं, निरीह प्राणी रहते हैं। अब ये जो रिंकू तरफदार थी, ये एक पार्ट टाइम शिक्षिका थी। अब इसके साथ व्यवहारिक कठिनाई क्या थी कि इसको कंप्यूटर की उतनी जानकारी थी नहीं, थोड़ा बहुत जानती होगी, लेकिन कोई बहुत सिद्ध हस्त नहीं थी। और सिद्ध हस्त नहीं होने की वजह से अब उसको कहा जा रहा था कि आप भाई जितने डाटा लाए उन सबको आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, कंप्यूटर में अपलोड करना है। ये भी नहीं कि आप उसको कागज में रजिस्टर में देके या सीधे फॉर्म जमा कर दे। अब बेचारी उसने इतना तनाव ले लिया, इतना तनाव ले लिया कि उसने अंत में अपनी मतलब जीवन लीला खत्म कर दी। और ऐसे कई जगह से आ रहे हैं, एमपी में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है, बंगाल में हुआ है। अब देखिए इसमें आपने कहा ज्ञानेश कुमार की बेटी, बेटी की जगह मैं शहजादी शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, क्योंकि वो सामान्य बेटी नहीं है। आज के हिंदुस्तान में उनको शहजादी ही कहना ठीक रहेगा। वो जो शहजादी है, मेधा रूपम रूपम नाम है, वो उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस है। अब ये ग्रेटर नोएडा की डीएम है, शायद वो डिस्ट्रिक्ट का नाम गौतम बुद्ध नगर है। तो गौतम बुद्ध नगर जो कि एक बहुत, वहां का डीएम होना एक बड़े मतलब ये मानी जाती है, आप कह सकते हैं फख्र की बात, बहुत की पोस्टिंग है। नोएडा तो देखिए एनसीआर का हिस्सा है, उसको हम लोग दिल्ली ही मान के चलते हैं। तो वहां की वो डीएम है और उस शहजादी में इतना ज्यादा मतलब जोश आ गया कि अपने पूज्य पिता के फतवा का पालन कराने का, कि उन्होंने 60 लोगों पर एफआईआर कर दिया, प्राथमिकी कर दी थाना में। अब दर्शकों को बताओ कि ये प्राथमिकी जो होती है, हम लोग भी जिला में एसपी हुआ करते थे तो इस तरह के होते थे कि तो बहुत कम। वो मेनली प्राथमिकी होती है जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपको मतदान कर्मी बनाया गया, आप पहुंचे ही नहीं ड्यूटी पर, आप एक तरह से फरार हो गए, भूमिगत हो गए, तो ये एक तरह से अंतिम उपाय होता है जब उसको एफआईआर की तलवार लटकाई जाती है कि भाई अब नहीं आओगे तो एफआईआर हो जाएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल थोक के भाव एफआईआर कर रही हैं। और एक तो कहते हैं कि सैया भय कोतवाल, तो वही इनके साथ है कि पापा भय मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो भाई अब मुझे क्या डर है, इनको तो आदित्यनाथ भी कुछ नहीं कर सकते, ये तो सीधे इनके पूज्य पिता मतलब मोदी के दरबार के ही नवरत्न है। एक अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, उसके बाद मोदी के नवरत्नों में आज ज्ञानेश कुमार का नाम है। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने। देखिए हम लोगों ने बिहार में देखा था, बिहार से ही तो ये एसआईआर की मतलब आप कह सकते हैं बोहनी हुई है ना। तो हम लोगों ने बिहार में देखा था बीएलओ लोगों की क्या स्थिति थी। बाहर एक एक बीएलओ बैठा हुआ है और उसके सामने एकदम पहाड़ बना हुआ है, कुतुब मीनार बना हुआ है फॉर्म का, और उस पर दबाव है। और देखिए डीएम लोग तो एकदम, भारत में मैं क्या कहूं, ये लोग में तानाशाही आ गई है। ये लोग वेतन तुरंत रोक देते हैं। जो वेतन रोकना मैं मानता हूं कि एक सबसे एक गलत बात है, क्योंकि वेतन रोक के आप सिर्फ कर्मचारी को नहीं, उसके पूरे परिवार को दंडित कर रहे हैं। उसके बच्चे का दूध बंद हो जाएगा, उसके बच्चे के स्कूल की फीस बंद हो जाएगी। उसका बच्चा जो कुछ नहीं समझ रहा है कि एसआईआर किस चिड़िया का नाम है, उसको आप स्कूल से नाम कट जाएगा। उसके आप पूरे परिवार को दंडित कर देते हैं। ये वेतन रोकना कौन बात हो गई भाई। और वेतन रोक जाता है, रोक दिया जाता है, और वो भी थोक के भाव रोक दिया जाता है। और उसमें डीएम लोग अपने को बहुत जांबाज समझते हैं कि भाई, लगता है जिलाधिकारियों में होड़ लग जाती है कि हमने बेगूसराय में 50 लोगों के वेतन रोक दिए, तो भाई पटना में तो हमने 100 लोगों के वेतन रोक दिए, तो हमने किशनगंज में 75 लोगों के रोक दिए, तो हमने गया में 25 लोगों के रोक दिए। क्या मजाक है। और देखिए ऐसा होता है कि एक बीएलओ सिर्फ बीएलओ ही नहीं है, वो एक पिता भी है, एक पति भी है। उसको आप एक मशीन की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं।
मशीनीकरण नहीं हो सकता है। कल उस बच्चे का स्कूल से नाम कट जाएगा, बीएलओ के बच्चे का, तो क्या ज्ञानेश कुमार नाम लिखाने जाएंगे या उनकी जो शहजादी है मेधा रूपम वो जाएगी? ये नहीं हो सकता है। लेकिन इस देश में ऐसे ही हालत बन गए हैं और पूरी तरह ये मतलब चक्की में पीसे जा रहे हैं। अब आपने कहा आत्महत्या के उत्प्रेरण की बात, जिसको इंग्लिश में अबेटमेंट टू सुसाइड कहते हैं। तो देखिए, कानून है, आत्महत्या के लिए उकसाना भी एक ये है, क्राइम है। पहले जो आईपीसी था, तो पिछले साल 1 जुलाई से आईपीसी खत्म हो गया, भारत न्याय संहिता आ गया है। तो आईपीसी में सेक्शन 306 था, उसके तहत आत्महत्या का उत्प्रेरण जो है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है, वो क्राइम है। अब जो भारत न्याय संहिता भी है, उसमें भी वो क्राइम है, वही सेक्शन मेरे ध्यान में नहीं है, तो वो क्राइम है। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं बता दूं कि वो इतना ज्यादा वो मतलब मृतप्राय कानून है कि आजाद हिंदुस्तान में अब तक एक भी व्यक्ति को उस सेक्शन के तहत सजा नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उस सेक्शन में जब तक बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस नहीं हो, मान लीजिए मैंने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और आपने मुझे फंदा पहुंचाया था, इतना डायरेक्ट आप जुड़े हुए हैं, तभी आप फंसिएगा। या मान लीजिए मैंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और आपने मुझे लाकर जहर की बोतल दी थी, तभी आप फंसिएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अब ये जो मान लीजिए बीएलओ ने आत्महत्या कर ली बंगाल में, तो उसमें ज्ञानेश कुमार तो कहेंगे कि भाई हमने तो फंदा लाके दिया नहीं था, हमने तो जहर लाके दिया नहीं था, मैं तो संवैधानिक संस्था के रूप में काम कर रहा था, उसने आत्महत्या कर ली तो मैं क्या करूं? वो तो एक रिपोर्ट मांग लेंगे डीएम नादिया से, जैसा भी चुनाव आयोग कर रहा है। जहां जहां बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। रिपोर्ट में कुछ होने वाला नहीं है, जिलाधिकारी भी खाना पूरी कर देंगे, चुनाव आयोग भी उसको फाइल कर देगा रिपोर्ट आने पर, लेकिन न उसकी जान लौटने वाली है, और जिसका परिवार उजड़ गया वो उजड़ गया। तो ये इस देश में एक बहुत ही, मैं क्या कहूं, एक ये खूनी खेल चल रहा है। और इस पर जी कहा जाए। जी, आपने सुना होगा एक कुमकुम बिनवाल करके एक बड़ी अच्छी यूट्यूबर हैं, यंग हैं और बड़ी अच्छी बात करती हैं और बड़ी अच्छी रिसर्च करती हैं। परसों मैं उनकी वीडियो सुन रहा था, वो नोएडा में रहती हैं। अच्छा, कुमकुम बिनवाल ने अपनी वीडियो में बताया कि उनके पास एक मैसेंजर पे एक मैसेज आया चुनाव आयोग की तरफ 22 तारीख को, और 22 तारीख को ये मैसेज आया सुबह 10:40 पे, और ये कहा गया कि फलाने सेंटर पे आपको पहुंचना है और 12 बजे से 2 बजे तक अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। दो टेक्निकल पॉइंट्स हैं। एक तो चुनाव आयोग का आदेश है कि बीएलओ घर घर जाएगा, तो इसमें चुनाव आयोग एक वोटर से कह रहा है कि आप बीएलओ के पास जाइए, जो कि उल्लंघन हुआ नंबर 1। नंबर 2, अगर 4 तारीख तक एसआईआर की लास्ट डेट है तो 22 तारीख को आप कैसे वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड कर देंगे अगर कोई आदमी अपना नहीं देगा? राजस्थान की घटना आपने देखी होगी, राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते हैं बीएलओ के पास, वो कहती है मैंने तो नाम काट दिया, जो करना है तुम जानो, मैं तो नहीं जोड़ूंगी, जबकि अभी डेट पड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में पहले ही हमने डिस्कशन किया था, भाई चुनाव अधिकारियों को ये बिल्कुल चुनाव आयोग का आदेश है कि आप वोटिंग बूथ तक ले नहीं जा सकते किसी को, लेकिन आपने देखा ट्रेनें चली, कोई हुआ उल्लंघन हो गया, पैसा बिल्कुल बांटा गया, उल्लंघन हो गया। तो इसका मतलब चुनाव आयोग जब अपने ही आदेशों का उल्लंघन अपने ही रिटन आदेशों से करा रहा है, 22 तारीख को कह रहा है कि 12 बजे से 2 बजे तक अगर आपने फॉर्म जमा नहीं किया तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा, तो अपने ही आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। तो ये क्यों इस प्रकार की ऐसे सुविधा दे रहा है अपोजिशन को कि जब 14 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड पे लोग इकट्ठे हों तब तक इतना मसौदा उनको दे दिया जाए कि सही में चुनाव चोरी हो रहा है, आ जाओ। अब न सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा, न चुनाव आयोग कुछ करेगा, अब जो कुछ करना है जनता को करना है। नहीं, वही परिस्थितियां बन गई है। मैंने कहा ना कि देखिए, चुनाव आयोग पर अभी लगाम लगाने के लिए सिर्फ एक संस्था मतलब सक्षम है आज की तारीख में, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग तो लगाम लगाएगा नहीं, तो वो तो खुद चोरी में लिप्त है, तो चोर से आप उम्मीद नहीं करें कि वो लगाम लगाएगा। और सुप्रीम कोर्ट से मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत निराश किया है ना। यदि कम से कम इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने देशवासियों को निराश किया है इस मुद्दे पर। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने निराश किया है, एक लंबी फहरिस्त है
है ना। अभी मैं फहरिस्त नहीं गिनाना चाहता, लेकिन एफआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने देशवासियों को निराश किया। अब क्या हो गया इस देश में कि इन लोगों में एक, आप कह सकते हैं, अहंकार आ गया है, सत्ता का अहंकार आ गया। अब बिहार चुनाव में देखिए, बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ने, पलटू राम ने चुनाव के पहले ऐलान कर दिया था कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए सीधे भेजे जाएंगे। का ऐसा ही ऐलान राजस्थान में भी गहलोत सरकार ने किया था, मोबाइल देने का वादा। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि आचार संहिता लागू होते ही राजस्थान में कह दिया चुनाव आयोग ने कि अब आप किसी को मोबाइल नहीं बांट सकते। अब आचार संहिता लागू हो गई है, कोड ऑफ कंडक्ट आ गया है फोर्स में, अब आप नहीं बांट सकते। और बिहार में उसी चुनाव आयोग ने चुनाव के एक दिन पहले तक 10,000 रुपए महिलाओं के ट्रांसफर होने दिया है। अब इससे बड़ी बेईमानी क्या आप कर सकते हैं। और चुनाव आयोग ने बिहार में ये दलील दी, दलील क्या कहिएगा, ये तो कुतर्क है, थोथी दलील है, कि नहीं, इसका ऐलान तो आचार संहिता के पहले हो चुका था। तब तो गहलोत ने भी ऐलान कर दिया था मोबाइल बांटने का आचार संहिता से पहले। लेकिन जब बताइए, जब चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले थम जाता है तो 24 घंटे पहले तक महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। ये तो विशुद्ध रिश्वतखोरी का मामला है, घूसखोरी का मामला है, ये तो जनप्रतिनिधित्व कानून में एफआईआर का मामला है। लेकिन चुनाव आयोग ने जब, मतलब सभी, अब मैं क्या कहूं, एक तो ये लोग शर्म निरपेक्ष हो गए हैं, जैसे मैं धर्म निरपेक्ष हूं, ये लोग शर्म निरपेक्ष हो गए हैं। इन लोग, ज्ञानेश कुमार ने शर्म हया इन लोगों ने त्याग दी है और खुलेआम अब ये कहते हैं कि तुमको भाई जो करना हो करो। जैसे मोहल्ले का रंगदार होता है ना, कहीं पर जाके खाना खा लेगा, अब पैसा मांगेगा दुकानदार तो चक्कू निकाल लेगा, जो करना हो करो तुमको। तो ये वो रंगदारी वाली स्थिति आ गई है। इसलिए मैंने पहले भी आपके एक इस प्रोग्राम में कहा था कि अब इस देश में एक ही रास्ता है, वो है शांतिपूर्ण जन आंदोलन। हिंसा का तो मैं समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन शांतिपूर्ण जन आंदोलन ही देश का रास्ता है, और वो जैसे भी हो। अब जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, वो विपक्ष के नेता है, संवैधानिक पद पर हैं, तथ्यों और आंकड़ों के साथ, तो चुनाव आयोग कहता है कि एफिडेविट दीजिए, आप एफिडेविट करके दीजिए, ये कौन बात है। और कर्नाटक में जब एफआईआर होता है, सीआईडी कर्नाटक जांच करती है, 18-18 बार रिमाइंडर्स दिए जाते हैं, चुनाव आयोग उनको आंकड़े नहीं बताती है। और जो एफिडेविट की, जी जी बोलिए। नहीं, लेकिन अमिताभ जी, एक चीज अच्छी है जो मुझे लगता है, आप पुलिस अधिकारी रहे हैं तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। भाई, जब कर्नाटका में एफआईआर हो गई, अब मानी बात है कि जो बीएलओज हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनको पुलिस ऑफिसर इंट्रोगेशन के लिए बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई एक एक मकान में ये जो 401 नंबर आप डाला था, तो क्या चुनाव अधिकारी आयोग के हिसाब से आप घर में गए थे, आपने चेकिंग की थी, आपने फॉर्म दिया था, 3 बार गए थे क्या? तो मानी बात है, बीएलओ कहेगा साहब मैंने नहीं किया, मैं 401, तो इस 2 बेडरूम के मकान में 401 को रह नहीं सकते, इतना तो मेरे को कॉमन सेंस है। तो अगर इस प्रकार की जब चीजें होंगी तो वो बीएलओ ये उगलेगा, वो रिटर्निंग ऑफिसर ये उगलेगा कि साहब मैंने नहीं किया। देखिए, मैंने तो अपलोड किया था केवल एक ही नाम, वो तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने दिल्ली से अगर उसमें 400 नाम ऐड कर दिए तो मैं क्या कर सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि कर्नाटका ने जो गर्दन पकड़ी है एफआईआर के माध्यम से, अपने अधिकारी, अपने कर्मचारियों को तो वो इंट्रोगेशन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, लेकिन जब वो उगलेंगे तो एक बहुत बड़ा खेल सामने आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या ऑफिसर, आप इससे सहमत हैं? नहीं नहीं, सही कहा आपने, लेकिन फिर वही बात है, जिनकी गर्दन पकड़ाएगी वो तो छोटी मछली है। जिनकी गर्दन पकड़ी जाएगी, सीआईडी कर्नाटक मान लीजिए, जिनकी गर्दन पकड़ेंगे बीएलओ और ये कर्मचारी सब, वो तो छोटी मछलियां हैं। आपने तो बिल्कुल, एक लगता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बना के आपने वोट चोरी करने की कोशिश की है। जैसा राहुल गांधी के संवाददाता सम्मेलनों से बार बार संदेह होता है, संदेह नहीं, अब तो ये बात पक्की हो गई है कि कहीं बाकायदा सेंट्रल रूम बना के, एक वार रूम बना के ये चलाया जा रहा है सुनियोजित तरीके से। तो उसमें मान लीजिए सीआईडी ने वहां 4 बीएलओ को अंदर कर दिया, 2 कर्मचारियों को अंदर कर दिया, तो गरीब आदमी तो ऐसे ही, उसका कोई आगे पीछे नहीं है, वो तो बलि का बकरा बन जाएगा। सीधे शब्दों में कहूं तो बलि का। मैं दूसरी बात कह रहा हूं भाई, अगर मान लीजिए मैं बीएलओ होता और मान लीजिए मुझे अरेस्ट कर लेती पुलिस, तो हम ये कहते कि देखिए मेरे पास प्रूफ है, मैंने एक ही फॉर्म सबमिट किया था, लेकिन अगर एक फॉर्म में 500 नाम आ गए तो मैं क्या कर सकता हूं। इसका मतलब ये है मैं दोषी नहीं हूं। भाई एविडेंस तो वो भी पेश करेगा ना, बिल्कुल, वो भी अपने कंप्यूटर में कहेगा मैंने क्या अपलोड किया, वो आप देख लीजिए मैंने क्या अपलोड किया और उसमें क्या आ गया। जैसे मान लीजिए टीचर ये कहता है
कि मैंने जी अमिताभ दास जी को 90 नंबर दिए थे 100 में से। अच्छा, जी जी उसके बाद मॉडरेटर उसमें 30 नंबर कर देता है और टीचर को पकड़ लेते हैं कि 90 नंबर पाने में थे, आपने 30 क्यों दिए? वो कहेगा साहब जी देखिए मेरी कॉपी चेक कीजिए, मैं तो 90 दिए थे, मॉडरेटर ने 30 कर दिए, तो उसे बिल्कुल। पकड़िए, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? तो इससे क्या होगा, मुझे जो लगता है कि छोटी मछली जो है, जब छोटी मछली अपने को बचाने के लिए तथ्य प्रस्तुत करेगी, तो कोई रास्ता नहीं बचेगा कि जो बड़ी मछली है, जो मगरमच्छ है, वो फंसेगा। ये मेरा कहना है। नहीं नहीं, आपकी बात मैं अब समझ रहा हूं। आपने क्या कहा कि ठीक है, छोटी मछलियां अपने बचने के लिए मगरमच्छों की पोल खोल देगी, यही आप कहना चाह रहे हैं, है ना? कि छोटी मछलियां बचने के लिए मगरमच्छों की पोल खोलेगी, सही बात है। लेकिन देखिए, कायदे से देखिए, जो जो एसआईआर में घोटाला हुआ, मैं कायदे की बात कर रहा हूं, होगा या नहीं होगा वो मैं नहीं कर रहा। कायदे से तो इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और दोनों निर्वाचन आयुक्त जो हैं, जो आजकल मैं जिनको 3 इडियट्स कहता हूं, ये 3 इडियट्स को तिहाड़ जेल में रहना चाहिए कायदे से, है ना? यदि देशव्यापी कुछ हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वोट चोरी हो रही है, तो ना तो ये तो आप बीएलओ को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना किसी डीएम को, ना किसी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को। कायदे से पूरे निर्वाचन आयोग को जेल में रहना चाहिए। अब होता क्या है कि जहां ये सरकार आगे बढ़ेगी, इतने सारे देखिए नियम हैं इस देश में, इतने सारे मतलब ये हैं कि सरकार असहयोग शुरू कर देती है ना? कहीं से चुनाव आयोग उनसे पूछताछ के लिए सम्मन भेजा जाएगा, वो चुनाव आयुक्त पहुंचेंगे नहीं, वो कहीं से स्टे ले लेंगे। जब जुडिशरी भी आपके प्रति फेवरेबल हो, आप स्टे ले लेंगे। आप देखिए, पूरा पेगासस का मामला जानते हैं। पेगासस में क्या हुआ? एक स्पाईवेयर खरीद के सरकार ने खुल्लम खुल्ला उसका दुरुपयोग किया, इजराइल से स्पाईवेयर खरीद के ऐसा दुरुपयोग किया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के फोन में वो स्पाईवेयर डाल दिया गया, पेगासस। ये बात आप समझ सकते हैं कि बताइए, वो जस्टिस साहब अपनी वाइफ से बात करेंगे तो वो बात मोदी जी सुनेंगे, इतना बड़ा मजाक। और जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच शुरू हुई, तो सरकार ने पूरा मतलब जो कहते हैं असहयोग आंदोलन चला दिया कि हम कोई डेटा नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। और क्या मतलब जांच का हुआ क्या, फलाफल क्या निकला? अब तो लोग भूल भी गए हैं उस मामले को। तो ये बात आपने सही कही, लेकिन धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी करके कानून में उन तक पहुंचना, छोटी मछलियों से बड़े मगरमच्छों तक पहुंचना, ये देखिए बहुत मतलब टेढ़ी खीर होती है। जबकि सारी एजेंसियां जो है वो एक तरह से एक गोल बंद हो चुकी हो। सारी एजेंसियां जब गोल बंद हो चुकी हो, चुनाव आयोग से लेके न्यायपालिका से लेके सरकार तक लेके, तो ये बहुत टेढ़ी खीर है। ऐसे अगर आप कह रहे हैं तो आपके मुंह में घी शक्कर कि भाई ऐसा ही हो, छोटी मछलियां बड़े मगरमच्छों को लपेट दे, ये मैं भी चाहूंगा, लेकिन इसके होने की संभावना मुझे कम दिखाई दे रही। जी चलिए अमिताभ जी, हम आशा कर सकते हैं। भाई देखिए, जी हम जी और आप तो देश के जी, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल आशावान हैं, क्योंकि हमारे बिल्कुल। पूर्वज थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जी चंद्रशेखर जी आजाद, और ये जी जी बड़े-बड़े योद्धा थे जिन्होंने जी अपनी जी जानें दी थी। तो हम तो अपने जी, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं, आशावान हैं। बिल्कुल आशा करते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल। देश के अंदर संविधान बचेगा, और इसी जी आशा के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत जी आभार। जी, आनंद आया। आपका भी फिर धन्यवाद। मिलते रहेंगे, फिर बात जी, करेंगे। ज़रूर मिलेंगे। जी, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।